सजा देने के मिजाज में है, सजा देने के मिजाज। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव किसी की सरकार जाए इस सीमित हेतु से नहीं है। 2014 का चुनाव किसी की सरकार बन जाए इतने सीमित हेतु के लिए भी नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के नए युग की नींव बनाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, नए युग की नींव का चुनाव। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं, जो दल सत्ता में होता है उसको पराजित करने के लिए सारे दल इकट्ठे आते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, समझौता करते हैं, योजना बनाते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति की योजना विपक्ष में बैठे हुए लोग बनाते हैं। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें विपक्ष के एक चाय बेचने वाले को उसे पराजित करने के लिए भांति भांति प्रकार के नए राजनीतिक दल और नेता इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ भी हो जाए, मोदी नहीं आना चाहिए। हमारा इंडिया है, मोदी नहीं आना चाहिए। भाइयों बहनों, इन मोदी का इतना डर क्यों है? क्या कारण है? उन्हें मालूम है जिन्होंने देश को लूटा है उनको उनका अगला पता मालूम चल गया। देश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, उन्हें पता चल गया है कि आने वाले दिनों में 16 मई उसके बाद उनका हाल क्या होने वाला है, इस बात को आप मुझे बताइए भाइयों, जिन्होंने देश को लूटा है उनका हिसाब चुकते होना चाहिए कि नहीं? पाई का हिसाब लेना चाहिए कि नहीं? फल का हिसाब लेना चाहिए कि नहीं? ये लूटा हुआ धन जनता के चरणों में वापस लाना चाहिए कि नहीं? और भाइयों बहनों, इसी काम के लिए मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहकार चाहिए। मैं आपको विश्वास करता हूं, भाइयों, मैं सत्ता सुख का शौकीन इंसान नहीं हूं। कुर्सी में बैठ करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं। मैं एक मजदूर की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूं।
और इस चुनाव में एक तरफ शहजादे हैं, दूसरी तरफ चाय बेचने वाला है, एक तरफ नामदार है, दूसरी तरफ मेरे जैसा कामदार है। भाइयों बहनों, मैं आपको करना है, फैसला आपको करना है। मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, ईश्वर ने जितना समय दिया है, जितनी शक्ति दी है, जितनी समझ दी है, वो सारा का सारा 125 करोड़ देशवासियों के चरणों में लुटा दूंगा। भाइयों बहनों, क्या कारण है यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है, अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है, दूसरे माँ बाप छोड़ने पड़ रहे हैं, गांव के पुराने यार दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ता है। कोई नौजवान है जो अपना घर छोड़ करके उसका आनंद होता हो, माँ बाप छोड़ करके आनंद होता हो? कोई नहीं। लेकिन ये मुसीबत क्यों आई? ये हमारा इलाका, अगर यहाँ का विकास हुआ होता, ये उत्तर प्रदेश तो पूरा भाग्यवान है। कितनी नदियां हैं, गंगा यमुना का बर्फ है, क्या नदी है, लेकिन मेरा किसान बर्बाद है। क्या हाथ है मेरे गन्ने का, खेती करने वाला किसान? चीनी की मिलें एक समय था, इस सुबह बाबू कहा जाता था, ये चीनी का कटोरा माना जाता था। हिंदुस्तान के बहुत इलाके को मीठा करने का काम ये मेरा बुलंदशहर और ये पूरा इलाका करता था। अब आज उसकी जिंदगी ही कड़वी हो गई। तो देश दुनिया को मीठा रखता था, उसी की जिंदगी कड़वी कर सकती है। दुनिया की खेती मेरे यहाँ भी होती, इन्हीं के कारखाने हमारे यहाँ भी लगे, लेकिन हमें किसी प्राइवेट कंपनी का कारखाना नहीं लगाया। हमने किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई, उसी से चीनी के कारखाने लगाए। किसान तय करते हैं दाम कितना होगा, किसान तय करते हैं काम कब होगा, किसान तय करते हैं भुगतान कब होगा, और किसी किसान को मरने की नौबत नहीं आती। भाइयों बहनों, इस देश की सरकार, हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे देश के प्रगतिशील किसान, इन सब ने मिलकर के एक चैलेंज पर काम करना पड़ेगा। हमारी जमीन में
किसान के पास भूमि कम है, खाने वालों की संख्या ज्यादा है, परिवार पर बोझ बढ़ता जा रहा है, जीवन महंगा होता जा रहा है। उनका एक ही उपाय है, उत्पादकता कैसे बढ़े, प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार क्या हो, कैसे हो, उसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीके क्या हो। और भाइयों बहनों, आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए, प्रगतिशील किसानों के अनुभव का उपयोग करते हुए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो संशोधन किए हैं उसका उपयोग करके फ्रॉम लैब टू लैंड, लैब टू लैंड जो लेबोरेटरी में है उसको 30% उतारने का संकल्प करके अगर हम योजना विकसित करें तो मेरे किसान में ताकत है, वो मिट्टी को सोना बना देता है। पशुपालन खेती के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। भाइयों बहनों, यहां जो पशुपालक हैं उनको इस बात का तो गर्व है कि उनकी बिरादरी का तो मुख्यमंत्री बन गया है, लेकिन उनका भला हुआ क्या, मैं उन पशुपालक परिवारों से पूछना चाहता हूं। यहां दूध कितनी महंगाई क्यों न हो, 15 रुपये 18 रुपये में दूध बिक जाता है, लेकिन आप ही के उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गुजरात में जो अमूल है, उस अमूल के द्वारा हमने पशुपालकों से दूध लेना प्रारंभ किया। और भाइयों बहनों, जिस किसान को, जिस पशुपालक को 15-18 रुपये में दूध बेचता था, रातों रात अमूल आते ही 35-40 रुपये में दूध बिकने लग गया। भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम चाहें तो प्रगति कर सकते हैं, किसान को उचित मूल्य दे सकते हैं, किसान के जीवन को बदला सकते हैं। भाइयों बहनों, ये इलाका है जहां पर पोल्ट्री का उद्योग था, आज उसको ताले लग चुके हैं। चीन से इंपोर्ट हो रहा है, छोटे छोटे कारखाने बंद होने के कारण हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया। अगर उन्होंने पोल्ट्री उद्योग को अभी बनाया होता, डिजाइनिंग में मॉडर्नाइजेशन किया होता, तो इस इलाके के हमारे छोटे छोटे उद्योगकारों का ये तबाही का मंजर देखना नहीं पड़ता। और भाइयों बहनों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 2004 में वादा किया था पोल्ट्री उद्योग के लिए क्लस्टर बनाने का, बना क्या? थोड़ा बोलो तो बना क्या? बना क्या? कांग्रेस ने वादा किया था, वादा निभाया, वादा तोड़ा, वादा खिलाफी लगी। क्या आप वादा तोड़ोगे? आप उनसे वादा तोड़ोगे? आप उनको सजा करोगे? उन्होंने आपसे वादा तोड़ा है, आपसे उनसे नाता तोड़ना होगा, तब जाकर के उठवाए आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जितने भी नौजवान हैं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे पूरी ताकत से? आप मुझे बताइए, आपके माँ बाप जिस मुसीबतों से जी रहे थे, जिन कठिनाइयों से जिंदगी गुजारी, क्या आप भी वैसी ही जिंदगी जीना चाहते हो? आप
आप भी मुसीबतों में जीना चाहते हो, आप भी तकलीफों में जीना चाहते हो। और एक दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहाल हो? आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो? क्या आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी की मुसीबतों में जिए? आइए बहनों, अगर ये चिंता आपको सताती है तो सरकार का जिम्मा बनता है आपके बच्चों की देखभाल करें, आपके बच्चों की चिंता करें। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर की दुनिया है। अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो आप अनपढ़ माने जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते तो अनपढ़ माने जाते हो। लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे भी कंप्यूटर शिक्षा से दूर रहे? आपको मंजूर है? आप चाहते हैं आपके बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिले? आप चाहते हैं उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी का परिचय हो? मैं बताना चाहता हूं कि वोट पाने के लिए लैपटॉप बेचने वालों की जरा मैं पूछना चाहता हूं, वोट पाने के लिए तो खजाने खाली करते हो, लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो भारत का भाग्य बनाने वाले हैं, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10% स्कूल ऐसी हैं, 10% जहां पर कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, ये आपके बुलंदशहर में तो सिर्फ 7% स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है। और भाइयों बहनों, जो लोग दिन रात गुजरात को गाली देते रहते हैं, आए दिन गुजरात को ललकारते रहते हैं और उनको सीना तान करके बोल रहे हैं, उस गुजरात में 73% 73% स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा। आपके सही होने से नहीं होना चाहिए, आपके बच्चों को मेरे से नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकते भाई बहनों। उनके लिए तो एक ही काम है, मोदी को गाली दो। आए दिन सुबह शाम जो पड़े देते रहो, लेकिन ये लोग खुद के कान खोलकर सुन लो, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, इसका गम नहीं होता। कोई कुछ भी कहे, इसका गम नहीं होता। लगा दो आग दरिया में तो पानी कम नहीं होता। आइए बनो, कोई ये पहले हिंदुस्तान में अपराधों ने करीब 45% से ज्यादा अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। एक साल में 5,000 से अधिक लोगों की हत्या हुई है। अगर भाइयों बहनों यही अपराधों की स्थिति रहेगी तो आपका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, आजकल एक बड़ी फैशन चली है। अगर मोदी कहे कि देश को विकास चाहिए तो हमारे विरोधी कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या होगा। मोदी कहे
नौजवानों को रोजगार चाहिए, तो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या होगा। मोदी कहे अपराध कम होने चाहिए, तो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या होगा। अब मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी चाहिए नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन इसके लिए इनके पास जवाब नहीं है, और इसलिए हमेशा चुनाव जीतने वाली बड़ी बस्ती लेकर के घूमते रहते हैं, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। और इनका सेक्युलरिज्म कितना खोखला है, इनका सेक्युलरिज्म कितना वोट बैंक पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं इनको ये कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री ने जहां पर ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, ऐसे 90 जिले छाटे, और उन 90 जिलों में मुसलमानों के विकास के लिए बहुत बड़ी योजना घोषित की, बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया। ऐसे 90 जिलों में मुसलमान नौजवानों को बैंक का लोन मिले, रोजगार मिले, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से घोषित की। उनके शहजादे दुनिया में जाकर के कह रहे हैं मैं ये किया ये किया ये किया। अभी राज्यसभा में एक एमपी ने सवाल पूछा कि और इन 90 में 15 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, और उनको पूछा गया कि ये जो नौजवानों को आप कह रहे हैं ये मिलेगा ये मिलेगा, हमें जरा बताइए कौन जिला है नौजवानों को क्या मिला? इन 15 जिलों में आपका बुलंदशहर जिला भी है भाइयों। यहाँ के मुसलमानों के लिए भी योजना बनी है। कौन में से इन्होंने जवाब दिया है पिछले 3 साल में किसी को 1 रुपया दिया नहीं है। तुम मरो मेरे कांग्रेस के साथियों, आप सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमान नौजवानों की जिंदगी तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो उनकी जिंदगी। बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया भाइयों। आपको बुलंदशहर में जाकर पूछ लीजिए, लेकिन बातें करते हैं। चुनाव आता है तो मुसलमान याद आता है, सेक्युलरिज्म याद आता है, वोट बैंक याद आती है, खजाने भरने के ख्याल आते हैं। लेकिन भला करने के लिए भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, इसका हाल क्या है? सेंट्रल कमेटी का रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट को भी 4-5 साल हो गए। वो क्या कहता है कि राज्य के जो पब्लिक सेक्टर है, उत्तर प्रदेश में इन राज्य के पब्लिक सेक्टर में मुसलमानों को रोजगार मिला है सिर्फ 6%। ये अपने आप को सेक्युलर का झंडा गाड़ने वालों ने क्या किया है? सिर्फ 6% को रोजगार दिया है। और जिस गुजरात को कम्युनल कहते हैं, वहां पर 8.5% मुसलमानों को रोजगार दिया गया है। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको रोजगार मिला है। तो उत्तर प्रदेश से तुम कहते नहीं हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कह रहे हो। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जो लोअर लेवल के कर्मचारी है, ड्राइवर है, क्लर्क है, प्यून है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को
सिर्फ 5% मुसलमानों को रोजगार मिला है, गुजरात में 16% मुसलमानों को रोजगार मिला। मैं हकीकत के आधार पर ये सिद्ध कर सकता हूं, इनके लिए वोट की राजनीति करना, वोट बटोर लेना, कुर्सी पर सवार हो जाना और तिजोरियां लूटते रहना, लुटाते रहना, इसके सिवाय कोई एजेंडा नहीं है। भाइयों बहनों, हम भारत विजय रैली कर रहे हैं। ये भारत विजय रैली महंगाई पर भारत विजयी हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भारत विजयी हो, कुशासन पर भारत विजयी हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भारत विजयी हो, इस पूरा सपना लेकर के हम चले हैं। भाइयों बहनों, कुछ ही दिनों में चुनाव है, आपको मतदान करना है। कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिला रहा है। और मैं आपको वादा करता हूं, इस बड़ा हिंदुस्तान का भाग्य उत्तर प्रदेश लेने वाला है। और केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने वाली है। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं बात बोलिए भारत माता की, भारत माता की। के विचार सुने, आप लोगों से निवेदन है कि अपनी शांति से अपने नेता स्थान को प्रस्थान करेंगे।